इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं ASP.NET के बारे में। जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था ASP.NET की थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर में कि ASP.NEट एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो पेजेस होते हैं वो दो तरह के पेजेस होते हैं जो ASP.NET प्रोवाइड करती है। एक आपका मास्टर पेज होता है और एक आपका कंटेंट पेज होता है। द मास्टर पेज स्टैंड्स फॉर डॉट मास्टर एक्सटेंशन और इट इज़ यूज टू क्रिएट लेआउट ऑफ अ वेबसाइट। किसी भी पेज का, किसी भी वेबसाइट का एक प्रॉपर लेआउट को डिज़ाइन करता है ना। मास्टर पेज के अंदर में जो सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास में, जिसके थ्रू हम मल्टीपल कंटेंट पेजेस को बना सकते हैं। तो मैं उसी का एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि कैसे मास्टर पेज को हम लोग बनाएंगे और बनाने के बाद हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और मास्टर पेज के अंदर में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम मास्टर पेज के थ्रू और भी कंटेंट पेजेस वगैरह बना सकते हैं, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, देखो वेरी फर्स्ट हम लोग जो भी आपके पास में अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इसको बनाओगे, आइदर आपके पास में विजुअल स्टूडियो 2019 हो सकता है, 15 हो सकता है, 17 हो सकता है या 22 हो सकता है। ऑलमोस्ट सब में जो प्रोसीजर है वो एक यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। ये मेरा विजुअल स्टूडियो है, मेरा 2019 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो विजुअल स्टूडियो 2019 ये है और इसके अंदर में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट करना है न्यू प्रोजेक्ट। ये आपका स्टार्टअप पेज है जो आपको ये बताएगा कि आप कौन से एप्लीकेशंस को बनाने जा रहे हो और क्या आप किसी ऑलरेडी बने हुए एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हो या आप ऑनलाइन किसी रिपोजिटरी पे एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हो या रिसेंट में आपने जो जो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं उसके बारे में। तो देखो ये रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं हमारे और यहाँ गेट स्टार्टेड है। एक नए तरीके से अगर आपको प्रोजेक्ट को डेवलप करना है तो गेट स्टार्टेड में जाके आप नए तरीके से बना सकते हो। जैसे क्लोन अ रिपोजिटरी, यहाँ पे रिपोजिटरी कोई भी, जैसे गिट हब हो गया, डेवहुड हो गया, इस पर आप रिपोजिटरी पे अपना एक सर्वर पे क्रिएट कर सकते हो और वहाँ पे एप्लीकेशन को बना सकते हो। दूसरा ऑप्शन है ओपन अ प्रोजेक्ट और सोल्यूशन। कोई ऑलरेडी बना हुआ प्रोजेक्ट आपके पास में है उसको आप सोल्यूशन फाइल के थ्रू ओपन कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है ओपन अ लोकल फोल्डर। इस एप्लीकेशन के अंदर में जो लोकली जो स्टोर्ड है इसके अंदर में उसको आप ओपन कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन आपको जो दिख रहा है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ये है एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो आप क्रिएट करोगे वो है। तो यहाँ से आप क्या करते हो, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसोल एप्लीकेशन के बेस पे बनाई थी, है ना। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे बनाना है C# के अंदर में वेब एप्लीकेशन। लास्ट टाइम में हम लोगों ने C# के अंदर में हम लोगों ने कंसोल एप्लीकेशन डेवलप किया था, तो इसलिए हम लोगों ने कंसोल सेलेक्ट किया था। अब मैं यहाँ पे C# के साथ में यहाँ पे वेब को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे वेब एप्लीकेशन को डेवलप करना है। तो जैसे मैं वेब करूँगा तो वेब से रिलेटेड मेरे पास जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो आपके पास में यहाँ पे आ जाएंगे। वो सारे देखो मेरे पास 1 बाई 1 करके सारे आ गए। ASP.NET कोर आ रहा है, ब्लेज़र आ रहा है, ये आपका नहीं है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ASP.NET फ्रेमवर्क। ASP.NET फ्रेमवर्क को आपको सिलेक्ट करना है जो कि ये है, देखो ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करोगे। आपको ध्यान रहे कि आपका जो लैंग्वेज जो आपने यूज़ किया कर रहे हो वो C# कर रहे हो, तो ध्यान रहे कि यहाँ पे आपका C# होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी ध्यान रहना चाहिए कि आपके पास जो एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हो वो आपका क्या है, .NET फ्रेमवर्क। उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो। यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का नेम दे सकते हो जो आप बनाना चाह रहे हो। ये मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन है, मैं कोई भी नाम इसको दे सकता हूँ। सपोज़ कर लो मैंने यहाँ पे दे दिया माई फर्स्ट वेब ऐप। माई फर्स्ट वेब ऐप इज़ द नेम ऑफ एप्लीकेशन मैंने दे दिया। जो मैं एप्लीकेशन का नेम दूंगा उसी नाम से एक लोकेशन पे, एक लोकेशन है C ड्राइव के अंदर में, यूज़र्स के अंदर में, लैनोवो के अंदर में, सोर्स के अंदर में, रिपोज नाम से एक फ़ोल्डर है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फ़ाइल यहाँ स्टोर करता है। अगर आपको लगता है कि आपको लोकेशन चेंज करना है तो यहाँ से आप ब्राउज़ करके इसका लोकेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये C ड्राइव का लोकेशन है, अगर आप चाहते हो उसको D में, E में, F में, जहाँ पे भी आप उसको चाहते हो वहाँ स्टोर कर सकते हो।
और जो भी आपका एप्लीकेशन का नाम होगा उसी के नाम से आपकी सॉल्यूशन की फ़ाइल स्टोर होगी। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है, सॉल्यूशन एक 1 KB की फ़ाइल होती है जो कि पूरे के पूरे एप्लीकेशन को बाइंड करके रखती है। इफ़ यू कॉल अ सॉल्यूशन, ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपका कॉल हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन फाइल होती है। अगर आप चाहते हो कि सॉल्यूशन की फ़ाइल सेम डायरेक्टरी में स्टोर हो तो यहाँ पे टिक कर दो कि प्लेस अ सॉल्यूशन फाइल एंड प्रोजेक्ट इन अ सेम डायरेक्टरी। अगर आप चाहते हो कि सॉल्यूशन की फ़ाइल अलग डायरेक्टरी में स्टोर हो, जैसे कि होता है इसके अंदर में, तो आप करा सकते हो। तो मैंने टिक कर दिया कि मेरी सॉल्यूशन की फ़ाइल उसी में हो स्टोर। उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। देखो नीचे सबसे नीचे आ रहा है क्या? फ्रेमवर्क। जितने सारे फ्रेमवर्क्स थे वो सारे फ्रेमवर्क आ रहे हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा फ्रेमवर्क आप चाहते हो तो कर सकते हो, कोई ओल्डेस्ट फ्रेमवर्क में। लेकिन इनका बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट फ्रेमवर्क है .NET फ्रेमवर्क्स 4.7.2। ये आप सिलेक्टेड रहने दो और क्रिएट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास ऑप्शंस है। एक एम्प्टी है, एक मेरे पास वेब फॉर्म है, एक MVC है, एक वेब API है और एक सिंगल पेज है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है एम्प्टी, मतलब एक स्क्रैच लेवल पे है, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अगर आप वेब फॉर्म को सिलेक्ट करते हो तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मास्टर पेज और 3 कंटेंट पेज मिलेंगे। यानी एक मास्टर पेज के थ्रू 3 कंटेंट पेज बने हुए आपको मिलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, उसको देख के आप ये बना सकते हो कि क्या चीज़ें हैं। आने वाले टाइम में हम MVC पढ़ेंगे, 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, वेब API भी पढ़ेंगे। और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, गूगल टाइप का कोई एप्लीकेशन हमें बनाना होगा तो हम ये सिंगल पेज एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। बट नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, वेब फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ एक एग्जाम्पल्स भी हो जाएँ। देखो इसके अंदर में लिखा हुआ है कि आ प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर द क्रिएटिंग ASP.NET वेब फॉर्म्स एप्लीकेशन। The ASP.NET Web Forms let you build a dynamic website using the familiar drag and drop events। ठीक है, लिखा हुआ ना ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट्स मॉडल के थ्रू आप कोई भी पेज को बना सकते हो। और डिज़ाइन सरफेस एंड हैंडल hundreds of controls and components let you rapidly build sophisticated powerful UI driven site with डेटा एक्सेस। मतलब आप यहाँ पे डायनेमिक टाइप का वेबसाइट्स बना सकते हो। फ्लैक्सिबिलिटी आपके अंदर में पूरी होगी, कम्युनिकेशन सबके साथ बनेगी, इसके अंदर में पावरफुल बनेगा और 100 ऑफ कंट्रोल्स के साथ में। मतलब यहाँ पे वी हैव मोर देन 100 कंट्रोल्स। मैं उसका यूज़ करके एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकता हूँ जो कि एक रोबोटिक टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे वेब फॉर्म पे, तो जो मैंने एप्लीकेशन का नाम दिया था माई फर्स्ट वेब ऐप, इसके नाम से एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अभी जो हम लोगों ने फर्स्ट एप्लीकेशन बनाई थी, अभी जो नाम हमने दिया था वो अभी लोड हो रहा है इसके अंदर में। मतलब इंटायर फीचर्स के साथ में, जो इनिशियली मैंने आपको बोला कि जो ये आप एप्लीकेशन लेते हो तो इसके साथ मास्टर पेज और कंटेंट पेज ऑलरेडी आपको बने मिलेंगे। अभी देखो ये आपका एक एप्लीकेशन लोड हुआ है। यहाँ पे ये एक ओवरव्यू पेज है, इसे आप क्लोज़ कर दो ओवरव्यू पेज को। और जो आपको ये अभी विजुअलाइज हो रहा है, दिख रहा है, ये IDE की वजह से दिख रहा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो जिसके थ्रू आप इंटीग्रेट हो रहे हो इस प्लेटफॉर्म से। हाँ, उस प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट हो रहे हो, वो एक ऐसा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे उसको देख रहे हो और उसको इंटीग्रेट हो रहे हो। तो जो इंटीग्रेटेड वाला ये जो इन्वायरमेंट है वो क्या चीज़ है, देखो इसके अंदर में सबसे पहली चीज़ इसके अंदर में आती है उसका सोल्यूशन एक्सप्लोरर। सोल्यूशन एक्सप्लोरर क्या है? सोल्यूशन एक्सप्लोरर एक विंडो है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर क्या है? एक विंडो है जहाँ पे आपका सोल्यूशन जो है एक्सप्लोर्ड है। हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? हम लोग एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम जो एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं वो क्लाइंट सर्वर टाइप चाह रहे हैं। तो एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। तो बेसिकली क्या है, ये जो है एक लोकल सर्वर है आपका, जो आपके पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो सर्वर पे रहेंगी बाद में, उसको आप लोकली यहाँ पे देख सकते हो। एक तरह से लोकल सर्वर है।
तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर इज़ अ विंडो वेयर ऑल द सोल्यूशन एलिमेंट्स आर स्टोर ऑन अ रूट। एक रूट है, उस रूट पे सारे सोल्यूशन के जितने मेरे पेजेस रहेंगे, जितने मेरे कंट्रोल्स के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, जितने मैं क्लासेस लूँगा, रेफरेंसेस लूँगा, जितने मैं बटन्स लूँगा, या सॉरी बटन्स कह रहा हूँ, जितने मैं लाइक इमेजेस वगैरह लेता हूँ, कुछ भी रिसोर्सेज लेता हूँ दैट इज़ रिलेटेड विद द एप्लीकेशन, वो मेरे इस रूट पे रहेंगे। ठीक है, वन बाय वन करके यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ से डायरेक्टली उस ऐप ऑब्जेक्ट को ओपन करके देख सकते हो। जैसे सपोज कर लो मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो एक पेज आपको दिख रहा है साइट डॉट मास्टर। ठीक है, ये मास्टर पेज है। यहाँ पे एक और दिख रहा है आपको डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX, ये कंटेंट पेज है। ये मास्टर पेज है डॉट मास्टर, ASPX मतलब कंटेंट पेज है। एक है कॉन्टैक्ट डॉट ASPX के नाम से है, कॉन्टैक्ट डॉट ASPX के नाम से है। एक आपके पास में अबाउट डॉट ASPX के नाम से है। तो वी हैव दिस कंटेंट पेजेस। दो कंटेंट पेजेस ये बने हुए हैं वो ये मास्टर पेज के थ्रू बने हुए हैं। उसके अलावा देखो कुछ और रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, कनेक्टेड सर्विसेज हैं। लाइक अगर आप सपोज कर लो ऑनलाइन रिपोजिटरी वगैरह के थ्रू कनेक्ट होते हो, यानी कि आप ये जो एप्लीकेशन बना रहे हो आप चाहते हो सीधा मैं सर्वर पे बनाऊँ। सर्वर आपने परचेस कर ली, आपने होस्टिंग कर ली, आप एक डोमेन बुक कर रहे हो और उसी के अंदर में डायरेक्टली बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे कनेक्टेड सर्विसेज में शो करेगा। उसके नीचे देखो आ रहा है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मतलब प्रॉपर्टीज़ अबाउट दिस एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी। जैसे आपने वहाँ पे भी देखा था कंसोल एप्लीकेशन में हमने बनाई थी, तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी था। उस प्रॉपर्टी के अंदर में क्या था, असेंबली इन्फो डॉट CS, याद है। सेम यहाँ पे भी अगर आप इस प्रॉपर्टी को ओपन करोगे तो देखोगे असेंबली इन्फो डॉट CS के नाम से एक फाइल होगी, जो ये बताएगा कि ये जो एप्लीकेशन है उसका नाम क्या है, इसका वर्जन नंबर क्या है, इसका कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन क्या है, इसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। और कल की डेट में इसको अगर आप कंपाइल करोगे तो जो असेंबली का एक वर्जन नया क्रिएट होगा वो उसी के अंदर स्टोर होगा। इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि असेंबली इन्फो डॉट CS होती क्या है। दिस इज़ अबाउट द एप्लीकेशन की एप्लीकेशन आपने जो बनाया है वो क्या है, वो है। उसके बाद देखो रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस मतलब नेम स्पेसेस हो गए, जो मैंने आपको बताया था। इट्स अ लॉजिकल ग्रुप रिलेटेड क्लासेस अगर नेम स्पेस है जहाँ पे आप जिसके थ्रू आप बहुत सारी सर्विसेज को कॉल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को आप कॉल कर सकते हो ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं सिस्टम डॉट ड्राइंग यूज़ करता हूँ तो मैं ड्राइंग के सारे रिसोर्सेज को कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं सिस्टम को कॉल करता हूँ, सिस्टम मेरा सबसे रूट नेम स्पेस है। सिस्टम डॉट वेब वेब को कॉल करेगा। सिस्टम डॉट ड्राइंग ड्राइंग के सारे एलिमेंट्स को कॉल करेगा। तो जो नेसेसरी पार्ट हैं हमारे एप्लीकेशन के लिए, वेब फॉर्म के लिए, वो उन्होंने पहले से कुछ रेफरेंसेस ऐड करके दिए हैं। इसके अलावा हमें लगता है कि कुछ हमें ऐड करना है कल की डेट में, हम से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया ऐप डेटा। ऐप डेटा से नाम का एक फ़ोल्डर होता है, डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर होता है इसके अंदर में। डेटा का मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर में डेटा का मतलब होता है डेटाबेस। मतलब डेटाबेस के जो सपोर्टिंग फाइल्स होंगी या डेटाबेस ऑब्जेक्ट होंगे, मैं इस फोल्डर के अंदर में उसको रख सकता हूँ। जब हम एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस बनाते हैं ना, तो दो फाइलें बनती है, एक MDF और एक LDF। एक लॉग MDF जो होता है मेटा डेटा फाइल होता है, और LDF होता है लॉग्ड फाइल। ये दोनों फाइलें बनती है जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं। तो वो फाइल बेसिकली क्या होता है, वो फाइल हमारी रिसोर्स है। अगर हम MDF और LDF फाइल को यहाँ पे आके बिल्ड कर देते हैं तो मेरा ऑटोमेटिकली डेटाबेस से कनेक्टिविटी हम करवा सकते हैं। तो कल के और यह हो सकता है कि मेरा एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट सपोज कर लो हम MS एक्सेस डेटाबेस रखना चाहते हैं, तो MS एक्सेस डेटाबेस को भी इस फोल्डर के अंदर हम रख सकते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन स्टार्ट नाम का एक फ़ोल्डर है। एप्लीकेशन जब भी मेरा स्टार्ट होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि बिल्ड होंगी स्टार्टअप में। तो इन्होंने क्या किया कि एक तो रूट कन्फिग के नाम से बना दी फाइल, रूट कन्फिग डॉट CS। जैसे हमारे को कहीं आना जाना है तो एक रूट हमारा कन्फिगर होता है कि हाँ आपको अजीत सर के पास आना है, तो आपको पता है कि नरेला से आने के लिए मुझे ये रूट लेना है, या फिर अगर ये रूट जाम है तो ये रूट से आप आओगे, तो एक रूट होता है। उसी तरह से वेब एप्लीकेशन का एक रूट होता है कि अगर वो रन करेगा तो कैसे रन करेगा, बिकॉज अ वेब एप्लीकेशन हैज़ लॉट्स ऑफ पेजेस ना। अब इसमें से कोई ना कोई मुझे सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर एडमिनिस्ट्रेटर आता है और वो लॉगिन करने की कोशिश करता है तो उसका रूट ये हो, यूज़र आता है तो उसका रूट ये हो, एम्प्लॉय आता है तो उसका रूट ये हो। यानी कि एक एप्लीकेशन का हम रूट हम बना सकते हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन रूट फोल्डर के अंदर में होता है। .cs मतलब C# का है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम इसको रूट को कन्फिग कर सकते हैं। उसके बाद एक है कि बंडल कन्फिग .cs। बंडल क्या करता है, बंडल का नाम जैसे आ रहा है ना कि बंडल मतलब कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस।
तो ये क्या करता है कि जब हम कोई भी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो उसके साथ में बहुत सारी CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल और एंगुलर JS की फ़ाइल, बहुत सारी फाइलें होती हैं जो सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं, जो कि आपके उस वेबसाइट को एक अच्छा सा व्यू प्रेजेंट करती है, देती है। जैसे CSS होता है कि इसको कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल। तो बहुत सारी इस तरह से CSS फाइल भी होती हैं, बहुत सारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होती है जो कि आपके डिज़ाइन एलिमेंट्स को देता है, आपके वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन एलिमेंट देता है। तो वो सारी चीज़ें जो दे रहा है उसका हम क्या करते हैं, एक बंडल बना लेते हैं। अब मैं अलग अलग करके कॉल करूँगा तो मैं उससे अच्छा है कि मैं एक बंडल कॉल करूँगा। जैसे मैंने आप लोग के बैच का एक नाम दे दिया कि भाई अल्केमी 001 इज़ द नेम ऑफ दिस बैच। तो मैंने क्या किया, आपको जैसे मैं अल्केमी 001 कॉल करूँगा तो इन विच यू 5 पीपल्स आर ऑटोमेटिकली कॉल ना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो यहाँ पे बंडल बना लिया। उन्होंने एक बंडल बना लिया कि एक फाइल है, इसके अंदर में ये वाली फाइल होगी। जब मैं इसको कॉल करूँगा तो ये सारी फाइलें जो हैं उनका एक बंडल उन्होंने बना लिया। यानी एक फ़ाइल को जब मैं एक बंडल को कॉल करूँगा तो ऑटोमेटिकली सारी कॉल हमारे पास हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, हमारा वर्क स्मूथ हो जाएगा ना। अलग अलग कॉल करने से अच्छा है एक पूरा बंडल को कॉल कर लिया जाए, जो मुझे आपको लगता है कि उसके थ्रू आपकी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ये बंडल डॉट कन्फिग नाम से फाइल होती है, जो कि बंडल इन्फॉर्मेशन की फाइल होती है। हम बहुत सारे बंडल्स इसमें बनाते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट ये बना हुआ है इसके अंदर में। उसके बाद देखो कंटेंट नाम से है। कंटेंट मतलब जितने भी इसमें CSS वगैरह, जावास्क्रिप्ट वगैरह की फ़ाइल होगी जो बंडल में कॉल हो रही है, जो बंडल में कॉल हो रही है वो सारी फाइलें यहाँ पे आपको मिलेंगी। एक बूटस्ट्रैप फाइल होती है जो कि आपको रिस्पॉन्सिव प्रोवाइड करती है। किसी वेबसाइट को अगर आप यहाँ पे वेब व्यू में खोलोगे, मोबाइल पे खोलोगे तो उसका व्यू अलग हो जाता है, और उसी को अगर आप खोलोगे अपने उस पर लैपटॉप में हाई रेजोल्यूशन पे तो उसका व्यू अलग हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिव। ये रिस्पॉन्सिव कहते हैं, उसको बूटस्ट्रैप कहते हैं। बूटस्ट्रैप की थ्रू वजह से ये रिस्पॉन्सिव होता है कि हम उसका मोड चेंज कर देते हैं कि अगर मोबाइल में हो, क्योंकि वही टेक्स्ट बॉक्स वहाँ भी दिख रहा है, वही टेक्स्ट बॉक्स यहाँ दिख रहा है। अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा तो यहाँ पे जब आप मोबाइल में उस चीज़ को खोलोगे ना तो उसका टेक्स्ट बॉक्स का एरिया काफ़ी लंबा चला जाएगा और आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे आपको बटन्स नज़र नहीं आएंगे अगर वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो अगर वो रिस्पॉन्सिव है और उसके अंदर बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ हुआ है तो वो इस तरह से होगा कि अगर आप उसको मोबाइल व्यू में खोलो या उसको हाई रेजोल्यूशन पे खोलो, प्रोजेक्टर पे खोलो, वो उसी रेजोल्यूशन में वो एडजस्ट होकर आपको दिखेगा। दिस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो हम लोग जो बना रहे हैं वो एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं ताकि दोनों व्यूज़ में खुले, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिव के लिए देखो यहाँ पे साइट मोबाइल डॉट मास्टर के नाम से भी उन्होंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, और एक स्विच के नाम से ये फाइल बनाई कि दोनों में अगर स्विच होगा तो किस तरह से रिस्पॉन्सिव स्विच होगा, उसके लिए बनाई हुई है। तो ये कंटेंट क्या फोल्डर होता है, तो हम बेसिकली क्या है ना, जो हमारे मेन इम्पॉर्टेंट ग्रेडेंशियल हैं, जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उसको हम लोगों ने कैटेगराइज कर लिया। डेटा नाम से फोल्डर बनाया, उसके अंदर डेटाबेस से रिलेटेड डाल दिया। कंटेंट नाम से फोल्डर बनाया, जितने भी कंटेंट है उसके अंदर उसको डाल दिया। एप्लीकेशन स्टार्ट नाम से फोल्डर बनाया, मुझे लगता है कि जो स्टार्ट में वो वर्क होगा, जैसे मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा जो चीज़ें कॉल होनी चाहिए वो मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट में कर दिया। यानी कि हम लोगों ने मॉड्यूलाइजेशन कर दिया, इसको कहते हैं मॉड्यूलाइजेशन। हम मॉड्यूल्स में हम लोग सब चीज़ों को डिवाइड कर दिया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें, ताकि हमें कल के डेट में अगर मुझे लगता है कि मुझे लाइक CSS ऐड करना है तो सीधा मैं कंटेंट फोल्डर में ऐड करूँगा, रैदर देन मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे बाहर भी रख सकता हूँ, यहाँ कहीं भी रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उसको कैटेगराइज करके एक फोल्डर के अंदर रखता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होगा, ईजी रहेगा उस चीज़ को फाइंड आउट करना और चेंज करना कल की डेट में। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। देखो फॉन्ट है, फॉन्ट के नाम से रखा है, फॉन्ट में सारे फॉन्ट आ गए। अगर आपको हिंदी फॉन्ट चाहिए, जर्मन फॉन्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉन्ट ऐड करोगे, उसको वहाँ पे कॉल कर सकते हो। स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट की सारी फाइल इसमें रख दी, स्क्रिप्ट नाम से फोल्डर बना दिया, उसमें जावा स्क्रिप्ट की सारी फाइल रख दी उन्होंने। उसके बाद यहाँ देखो, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है about.aspx। about.aspx जो पेज है ये एक कंटेंट पेज है, जिसके अंदर देखो कोई भी HTML की कोडिंग आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे इसमें कोई HTML की पेजिंग कोड नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो पेज है ना, ये डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन जो है अपना डिज़ाइन नहीं है, ये किसका है, मास्टर पेज। मतलब मास्टर पेज एक बार डिज़ाइन हुआ है, उसके थ्रू ये पेज बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे HTML की कोड नहीं है। सिर्फ ये बता रहा है, इसका जो एक लाइन है सबसे ऊपर में, उसको कहते हैं पेज डायरेक्टिव। ये बता रहा है क्या कि इसके अंदर में पेज का जो नाम है वो अबाउट है, पेज पे जो लैंग्वेज यूज़ हुआ है वो C# है, और उस पेज पे जो मास्टर पेज का जो नाम है, लाइक जो पेज है वो क्या है, मास्टर पेज फाइल है, और किससे कॉल होके आया हुआ है, site.master से। यानी इसका जो डिज़ाइन एट्रीब्यूट है वो site.master से है, और इसका ऑटो इवेंट क्या है, ट्रू है कि कोई भी इस पर कॉल कर सकता है।
और इसका जो कोड बिहाइंड पेज है, कोड बिहाइंड मतलब सर्वर साइड का पेज, उसका नाम क्या है, about.aspx.cs, है ना, क्योंकि पेज का नाम अबाउट है तो सर्वर का नाम क्या रहेगा, about.aspx.cs। तो बता रहा है कि मेरे सर्वर का पेज का नाम ये है, और वो बता रहा है कि जो इनहेरिटेड है, किससे इनहेरिटेड है, मेरे एप्लीकेशन से इनहेरिटेड है, जिसका नाम है माई फर्स्ट वेब ऐप, जो एप्लीकेशन का नाम है डॉट अबाउट। ये तो एप्लीकेशन का नाम हो गया ना, ये वाला तुम्हारा एप्लीकेशन का नाम हो गया। जो ये है देखो यहाँ ऊपर में, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम शो हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे एक एप्लीकेशन का नाम शो हो रहा है, उसके अंदर में ये वाला पेज है तुम्हारा अबाउट। तो ये वाला जो फर्स्ट लाइन है इसको कहते हैं पेज डायरेक्टिव। इससे आपको ये बताता है कि पेज का नाम क्या है, पेज पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रखी है वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पे देखो आ रहा है कंटेंट, ये वो एरिया है कंटेंट वाला एरिया जो कि हर एक पेज का अलग अलग होता है। और उस कंटेंट के अंदर आपने क्या लिखा है, 3 लाइनें लिखी हैं, एक H2 के नाम से जो हेडर 2 है, हेडर 2 के अंदर में आपने टाइटल लिखा है, उसके बाद H3 है अपने हेडर लिया है, HTML का जिसके अंदर में लिखा है एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन, और एक पैराग्राफ लिया है। यानी 3 लाइन जो आपने लिखी है ये आपने कंटेंट में लिखा हुआ है, और इस कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये चीज़ आई कहाँ से, यहाँ तो HTML का पेज तो हमने रखा ही नहीं है, और इस पेज को अगर आप रन करा के देखोगे तो आपको पूरा डिज़ाइन का लेआउट मिलेगा। सेम अबाउट का पेज आपको दिख रहा है। उसके बाद आप नीचे आ जाओ कॉन्टैक्ट पे, कॉन्टैक्ट में भी देखो आपको उसी तरह से मिलेगा। पेज डायरेक्टिव है सबसे ऊपर में, ये पेज का डायरेक्टिव बता रहा है कि पेज का नाम क्या है और कौन सा साइट है, लाइक कौन सा मास्टर पेज के थ्रू ड्राइव हुआ है। और यहाँ से देखो, यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक ये इसका कंटेंट प्लेस होल्डर है, जहाँ पे हम उसका कंटेंट को हमने शो कराया हुआ है। यानी कि अबाउट का जो कंटेंट है वो यहाँ पे हमने शो कराया हुआ है। उसी तरह से तीसरा पेज अगर तुम देखोगे, डिफ़ॉल्ट का जो होम पेज है उसके अंदर में भी देखो ये पेज है, उसके बाद उसका ये कंटेंट प्लेस होल्डर है जहाँ उसका कंटेंट शो हो रहा है। होम पेज में जब वो ज़्यादा कंटेंट है वो शो हो रहा है। बट ये तीनों पेजेस कहाँ से किसके थ्रू बने हुए हैं, तो वो बना हुआ है site.master। अगर आप site.master पेज को खोलोगे तो उस पेज के अंदर देखो ये पूरी HTML की कोडिंग आपको नज़र आ रही है। ये पूरी HTML की कोडिंग है जिसके थ्रू हम लोगों ने पूरा डिज़ाइन किया हुआ और इसके थ्रू उन तीनों पेजेस को बनाए हुए हैं। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि अगर मैंने आपको बताया था कि पेजेस तो 2 तरह के होते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिए कौन कौन से, एक मास्टर पेज होता है और एक दूसरा कंटेंट पेज होता है। तो ये जो कंटेंट, तीनों कंटेंट पेज है ये मास्टर पेज से डिराइव्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि जो कंटेंट पेज आप लोग वो मास्टर पेज से डिराइव ना हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला लॉगिन का बना सकते हैं चाहे, तो उस पेज में पूरा का पूरा HTML का सोर्स होगा, बट इसमें नहीं है, राइट। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे अपने, जो मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी मास्टर पेज हो या कंटेंट पेज हो, उसके क्या होते हैं, 2 पार्शियल व्यू होते हैं ना। एक अबाउट, जैसे कोई भी नाम है तो उसका एक मास्टर पेज होगा और एक master.cs होगा। तो मास्टर पेज से हम देखते हैं, मास्टर पेज अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे देखो एक पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे इसके 2 पार्ट दिख रहे हैं आपको, एक HTML सोर्स और दूसरा डिज़ाइन। अगर आप डिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो उस पेज का डिज़ाइन लेआउट आपको दिखेगा। यानी पेज का डिज़ाइन लेआउट जो है अभी दिख रहा है इस तरह से, मेरा का डिज़ाइन लेआउट ये है मेरा। और आप अगर सोर्स पे क्लिक करते हो तो आपका HTML का पार्ट नज़र आएगा, और अगर आप स्प्लिट पे क्लिक करते हो तो दोनों चीज़ें नज़र आएंगी। आप दोनों चीज़ें स्प्लिट हो गई, वहाँ HTML की कोडिंग करो, डिज़ाइन आपको यहाँ पे उसका शो होता रहेगा, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, ये इसका उसी तरह से दूसरा पार्ट इसका हम अगर देखते हैं, इसको हम ओपन करता हूँ तो ये देखो और पार्ट दिख रहा है site.master.cs। ये जो site.master.cs है देखो, पूरा पहले क्या आ गया, नेम स्पेसेस आ गए, ये एक आ गया नेम स्पेस का नाम, और इसका आएगा पब्लिक पार्शियल क्लास साइट। और साइट जो है वो किससे ड्राइव हो रहा है, मास्टर पेज से ड्राइव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर पेज। और उसके अंदर में एक इवेंट है जो कि प्रोटेक्टेड इवेंट है, पेज का लोड। पेज का लोड बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी पेज का होगा ही होगा। जब भी पेज लोड होगा, जब भी पेज आपका रन करेगा, सबसे पहले क्या होगा, मेमोरी में लोड होगा, आपके रैम में लोड होगा। तो एक इवेंट है पेज का लोड इवेंट, ये किसी के साथ होगा। तो एक पूरी क्लास है, और उसी क्लास का दूसरा पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया, HTML पार्ट हो गया। मैंने बताया था ना 2 पार्शियल व्यू होते हैं, और पार्शियल व्यू होते हैं इसलिए देखो यहाँ पे पार्शियल लिखा हुआ है, पार्शियल कीवर्ड लिखा हुआ है ना। ये क्या है, पार्शियल व्यू है, एक ये है और दूसरा इसका ये है। और उसमें देखोगे एक और तीसरा पार्ट भी आपको नज़र आता है, इसका नाम है site.master.designer.cs। ये आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली डिज़ाइनर के लिए होता है कि जब जो भी आप ऑब्जेक्ट को अपने पेज पे रखते हो तो उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है हैंडलिंग का, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। जो भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे उस पेज पे
वो यहाँ पे सीक्वेंसली सॉरी आते चलेंगे। जितने भी कंट्रोल्स होंगे वो कंट्रोल्स यहाँ पे अपने आप आएंगे। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि क्या है। वैसे सिर्फ यहाँ पे नॉर्मली 2 पेजेस हैं, एक क्लाइंट साइड पेज, एक सर्वर साइड पेज। उसी तरह से अगर आप दूसरे पेज की बात करते हो, अबाउट डिफ़ॉल्ट की बात करते हो, तो देखो ये डिफ़ॉल्ट पेज है और इस डिफ़ॉल्ट पेज के अंदर में एक ये पेज हो गया जो आपको दिख रहा है सोर्स, HTML सोर्स। अगर आप यहाँ पे टैब पे क्लिक करोगे डिज़ाइन पे, तो इसका डिज़ाइन पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट ब्लॉक है, कर्सर का पॉइंटर मेरा ब्लॉक है। फूटर में जाऊँगा तो फूटर में देखो ये वाला पार्ट मेरा ब्लॉक है, मेरा फूटर भी ब्लॉक है, ठीक है। मेरा फूटर भी ब्लॉक है और मेरा हेडर भी ब्लॉक है। मेरा फूटर भी ब्लॉक है और मेरा हेडर भी ब्लॉक है और मेरा फूटर भी। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं कंटेंट एरिया में चाहूँ तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। क्लिक हो गया उस पर, इसलिए यहाँ पे आ गया। ये जो कंटेंट एरिया है, कंटेंट एरिया का मतलब क्या हो गया, कौन सा एरिया, जहाँ पे इसके कंटेंट होंगे। यानी कि जो ये कंटेंट एरिया है उसके अंदर मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। अगर मैं डिफ़ॉल्ट पे हूँ, इस पे हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कुछ चेंज, यहाँ पे ASP.NET लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। ये कंटेंट एरिया है। किस पेज का कंटेंट एरिया है, डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर मैं सोचूंगा इस पेज के अंदर में कि इसमें हेडर में मैं यहाँ एप्लीकेशन का नाम चेंज कर दूँ, तो ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो पेज का हेडर और फूटर ये कहाँ बना हुआ है, site.master में, मास्टर पेज पे बना हुआ है। तो मतलब ये वाला पार्ट मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं सोचूंगा यहाँ पे कुछ मेन्यूज़ ऐड कर लूँ तो मैं नहीं कर सकता। तो हर एक पेज के 2 पार्शियल व्यूज़ हो गए, एक क्लाइंट साइड व्यू, सर्वर साइड व्यू। अब मैं इसे एप्लीकेशन को रन करा के दिखाता हूँ। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। ये जो भी मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी बना हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने आपको दिखाया है। और मैं इसे आप रन करा के दिखाता हूँ तो आप देखोगे इसके अंदर में 3 पेजेस आपको मिलेंगे। डिफ़ॉल्ट के मारे, डिफ़ॉल्ट, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ये तीनों पेजेस का जो डिज़ाइन लेआउट है किसने बनाया है, ये मास्टर पेज। ये मास्टर पेज के थ्रू बना हुआ आपको डिज़ाइन मिलेगा। और ये लोकल होस्ट में रन कर रहा है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्राउज़र पे आ गया। ब्राउज़र का नाम क्या है, ब्राउज़र जो है वो लोकल होस्ट है और ब्राउज़र का एक पोर्ट का नंबर होता है, इसका नाम है 44367। और ये डिफ़ॉल्ट मतलब पहला पेज, जो पेज का नाम है डिफ़ॉल्ट, वो आ रहा है। और ये देखो ये आपके पास पेज आ रहा है, ये अबाउट डिफ़ॉल्ट वाला पेज है, फर्स्ट पेज है। ये एप्लीकेशन का नेम आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, देखो अबाउट आ रहा है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट का पेज आ रहा है और होम पे क्लिक करता हूँ तो होम का पेज आ रहा है। तीनों पेज का जो आप अब देखो, लाइक तीनों पेज का जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो सेम है। चाहे मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो भी हेडर आ रहा है, इसका एक फूटर है, ये वाला फूटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक फूटर है। अब मैं होम पे क्लिक करूँगा तो देखो ये हेडर आ रहा है, ये फूटर आ रहा है, इसका कंटेंट यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो कोई कॉन्टैक्ट अस की इन्फॉर्मेशन, ये कंटेंट आ रहा है और इसका ये फूटर है, ये इसका हेडर है। यानी देखा जाए तो हर एक पेज का एक कॉमन आउटलुक है और ये रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या, अगर मैं इसको मोबाइल व्यू में खोलता हूँ, देखो ये भी डेस्कटॉप व्यू में है, अगर मैं इसको यहाँ से स्ट्रिंग कर देता हूँ तो ये मोबाइल व्यू के अंदर खुल गया, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो गया। ये जैसे जितने भी थे आपके टैब्स में आ गए। देखो अब ये जो ये इस एरिया में आ रहा था, अब वो इस एरिया में आ रहा है, मेरे सारे कंटेंट मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अबाउट पे क्लिक करता हूँ, देखो अबाउट का पेज खुल रहा है और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट का पेज, दैट्स फुल्ली रिस्पॉन्सिव। दिस इज़ बिकॉज ऑफ बूटस्ट्रैप, जिसमें यूज़ हुआ है CSS की बूटस्ट्रैप यूज़ हुई है, इसकी वजह से हो रहा है। तो ये आपका एक एप्लीकेशन है। अगर मैं सपोज़ कर लो यहाँ पे मैं आपको पहले आज बताता हूँ कि इसमें कुछ पेजेस हम कैसे ऐड करेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा ये एक मास्टर पेज खुद से कैसे बनाएंगे। तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक जो बना हुआ है उसको एक बार देख के अंडरस्टैंड करो कि क्या है, उसके बाद हम लोग अपना खुद एक नया बनाएंगे, राइट। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि जो ये एप्लीकेशन का नेम, अगर मुझे एप्लीकेशन का नेम चेंज करना है और मैं चाहता हूँ कि एक प्रोडक्ट के नाम से एक मेन्यू यहाँ पे आ जाए, एक प्रोडक्ट का एक और पेज बना दिया जाए, तो कैसे बनेगा। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से आपने यहाँ से क्लोज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेशन स्टॉप हो जाता है।
या आप यहाँ पे रेड, जैसे आप इसको स्टार्ट करते हो तो उसके बाद रेड बटन आ जाता है, उसको आप क्लिक करोगे तो स्टॉप हो जाएगा आपको। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पेज ऐड करना है। तो पेज ऐड करना है तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे जाना होगा प्रोजेक्ट मेन्यू के अंदर। पहले मुझे ये डिसाइड करना होगा कि मुझे ले ऐड क्या करना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे पास में एक प्रोडक्ट के नाम से मुझे पेज चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट के नाम से मुझे पेज चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट में और यहाँ पे करता हूँ ऐड न्यू आइटम। एक नया आइटम को ऐड करना है, ऐड न्यू आइटम पे मैंने क्लिक किया और ऐड न्यू आइटम के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अगर मैं आपको स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो मैं एचटीएमएल पेज ले सकता हूँ, बट मुझे स्टैटिक नहीं बनानी, मुझे को डायनामिक बनानी है, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, एक वेब फॉर्म का ऑप्शन है, एक आ रहा है वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। आपको यहाँ पे वेब फॉर्म तो लेना ही लेना है। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक वेब फॉर्म और एक वेब फॉर्म विद मास्टर। ये वाला वो वेब फॉर्म है जो नॉर्मल वाला है, और ये वेब फॉर्म विद मास्टर पेज का मतलब है कि जो आप ऐड करोगे वो मास्टर पेज वाला होगा, मतलब एक मास्टर पेज के थ्रू बनेगा। तो आप ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना, वेब फॉर्म विद मास्टर, और जो आप ऐड करना चाह रहे हो, आप मास्टर पेज नहीं बना रहे हो, आप वेब फॉर्म बना रहे हो, लेकिन वो मास्टर पेज के थ्रू होगा। दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक ऑप्शन है वेब फॉर्म। अभी मैं एक नया पेज ऐड करने जा रहा हूँ, प्रोडक्ट के नाम से एक नया पेज मैं ऐड कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे पास तीन फॉर्म्स थे, मैं एक नया फॉर्म ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे किया वेब फॉर्म विथ मास्टर, और यहाँ मैं उस पेज का नाम ऐड करूँगा। तो जो मैं पेज का नाम ऐड करूँगा उसका .aspx ही आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। देखो नीचे लिखा आ रहा है ना aspx। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे दिया प्रोडक्ट देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप aspx आ जाएगा। और जैसे मैं इसको ऐड पे क्लिक करता हूँ, मेरे से पूछेगा कि कौन सा मास्टर पेज। हो सकता है कि तुम्हारे एक एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा मास्टर पेज हो। ये क्वेश्चन आता है कि एक वेब एप्लीकेशन में आप कितने मास्टर पेज रख सकते हो और कितने कंटेंट पेज रख सकते हो, बोलना अनलिमिटेड। जो अपनी रिक्वायरमेंट होगी, सपोज कर लो मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर का मास्टर पेज का लेआउट मतलब डिज़ाइन अलग रहे, कस्टमर का डिज़ाइन अलग रहे और यूज़र का डिज़ाइन अलग रहे, तीनों का मैं अलग अलग लेआउट बनाना चाहता हूँ। तो 3 मास्टर पेज में लूँगा ना, एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अलग लूँगा, उसका लेआउट अलग रहेगा, कस्टमर के लिए अलग लूँगा और नॉर्मल यूज़र के लिए अलग लूँगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो बना हुआ था, 2 मास्टर पेज बने हुए थे, एक साइट डॉट मास्टर, एक साइट डॉट मोबाइल मास्टर। तो आप साइट डॉट मास्टर वाले को, हाँ अभी मत उठाना, तो यहाँ पे साइट डॉट मास्टर पे यहाँ पे ओके करके क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपके पास में प्रोडक्ट का पेज एक ऐड हो जाता है। एक पेज आ गया जिसमें पेज डायरेक्टिव है और कंटेंट आईडी है, इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, कंटेंट कुछ नहीं लिखा हुआ है, देयर इज़ नथिंग कंटेंट इनसाइड दिस, ठीक है। इसमें कोई भी कंटेंट आपका नहीं लिखा हुआ आ रहा है और आपने एक नॉर्मल सा मास्टर पेज के थ्रू आपने पेज ले लिया। तब इसका भी 2 पार्ट दिखेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसमें, तो यहाँ पे आपके पास एक प्रोडक्ट के नाम से है और यहाँ पे एक साइट CS है और एक ये है, 2 पेजेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। यानी ये क्लाइंट साइड पेज हो गया और एक सर्वर साइड पेज हो गया। तो यहाँ पे आपको 2 पेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपके 2 पेजेस आ रहे हैं, ये एक सर्वर साइड, ये सर्वर साइड पेज है और ये क्लाइंट साइड पेज है। मैं 1 मिनट, मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ क्लास को।
तो यहाँ पे देखो क्या है कि आपके पास में मैंने अभी जो एक नया पेज मैंने ऐड किया था, उस पेज का नाम हमारा था प्रोडक्ट के नाम से मैंने पेज किया। अभी जो पेज के प्रोडक्ट वाला जो पेज है उसके जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है जो कि मास्टर पेज के थ्रू बना हुआ और सब पेजेस में इसमें भी आ गया होगा। अगर आप इस पेज को सिर्फ रन करा के देखना चाहते हो, इसके अंदर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं डाली है, तो इस पेज पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे करोगे सेट एज स्टार्ट पेज। किसी भी पेज को अगर आप चाहते हो यूनिकली रन कराना तो आप इस तरह से कर सकते हो। और यहाँ से इसको रन कराने के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। देखो IIS लिखा हुआ है, IIS क्या है? लोकल सर्वर है। ये यहाँ के लिए लोकल सर्वर है। अगर आप वेब पे डालोगे तो ये वेब सर्वर वेब पे काम करेगा। तो इस तरह से लोकल वेब सर्वर है जो कि आपके एप्लीकेशन को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर प्रोवाइड करा रहा है। यानी कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? उस लोकल सर्वर पे, IIS के अंदर में, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज एक IIS सर्वर है जहाँ पे। अब देखो ये जो मैंने प्रोडक्ट के नाम से पेज बनाया उसके अंदर में वो सारे मेन्यूज़ आ रहे हैं जो पहले थे, और इसका फूटर भी आ रहा है। ये फूटर है, इसका कंटेंट कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है। कंटेंट्स अभी ब्लैंक है, इसीलिए यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं आ रहा, लेकिन आपका डिज़ाइन लेआउट तो वही आ गया। हमने एक लाइन की कोडिंग नहीं करी है अभी। तो ये किसके थ्रू आया? वो मास्टर पेज के थ्रू आया। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेन्यूज़ हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मेन्यू भी ऐड हो जाए। जैसे 3 मेन्यूज़ है, वो प्रोडक्ट मैंने जो पेज अभी भी ऐड किया है वो इसके अंदर ऐड हो जाए और इसका नाम चेंज हो जाए। तो कैसे होगा? किसके थ्रू होगा? साइट डॉट मास्टर पेज के थ्रू होगा ये। तो मुझे क्या करना होगा? इसे क्लोज करूँगा। आफ्टर क्रिएटिंग द सिंगल पेज मैं साइट डॉट मास्टर पेज में जाऊँगा। ये मेरा साइट डॉट मास्टर पेज है। अब इस पेज में जाने के बाद मैं यहाँ पे सोर्स में चला जाता हूँ। सोर्स में देखो यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा है टाइटल, माय फर्स्ट एप्लीकेशन नेम, और उसके नीचे आओगे तो तुम देखोगे एप्लीकेशन का नेम जो है आपका यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखो क्लास है और यहाँ पे एक एप्लीकेशन का नेम शो हो रहा है। अगर आपको ये चीज़ें ढूंढने में दिक्कत होती हैं तो अब यहाँ से डिज़ाइन पे चले जाओ, डिज़ाइन पे जाके उसको क्लिक कर लो। जैसे मैंने इसको क्लिक कर लिया, यहाँ से सेलेक्ट करोगे ना और यहाँ पे सोर्स पे चले जाओ, HTML में अपने आप चला जाएगा। यहाँ से मैंने एप्लीकेशन का नाम चेंज कर दिया। मैंने एप्लीकेशन का नाम दे दिया यहाँ पे माई फर्स्ट ऐप। ये मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये मैंने मास्टर पेज में नाम दिया जो कि रन नहीं करेगा, लेकिन इसके थ्रू कई सारे पेजेस बनेंगे। गॉट इट ना? ये एक डिज़ाइन लेआउट है। आज मैं तो कुछ सिंपल बता रहा हूँ, कल की डेट में जैसा आप चाहोगे वैसा बना सकते हो। मैं बता दूंगा कैसे बनाते हैं। उसके बाद देखो 3 मेन्यूज़ मेरे पास थे पहले जो दिख रहा था। कौन कौन सा? होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ये नाम है जो ब्लैक से लिखा हुआ है, और ये लिंक है HREF मतलब हाइपर रेफरेंस। ये बता रहा है कि इसको पेज को कॉल करो जिसका नाम ये है, होम है, होम डायरेक्टरी को कॉल करो। ये बता रहा है कि अबाउट को कॉल करो। ये बता रहा है कि कॉन्टैक्ट को कॉल करो। मैं चाहता हूँ एक और आ जाए, तो मैं क्या करूँगा? एक LI को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और LI को मैंने यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया। और LI कॉन्टैक्ट मैं चाहता हूँ लास्ट में हो, लेकिन कॉन्टैक्ट से पहले क्या हो? प्रोडक्ट नाम से हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे हार्ड कोड कर देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे क्लिक करूँ ना तो प्रोडक्ट वाला पेज खुले, तो कॉन्टैक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल स्पेस बार करोगे ना तो अपने आप एक पॉपअप खुल जाएगा ड्रॉप डाउन, जिसमें अंदर में जो भी आपने पेजेस बनाए हुए हैं वो सारे नाम आ जाएंगे। अब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मैं करूँगा, कौन सा पेज सेलेक्ट करूँगा? product.aspx, और मैं एंटर कर देता हूँ। दैट्स इट। तो ये मास्टर पेज में मैंने दोनों चीज़ चेंज करी, मास्टर पेज में मैंने करी। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन कराता हूँ, चाहे मैं किसी भी पेज से रन कराऊँ, चाहे मैं प्रोडक्ट पेज से रन कराऊँ या डिफ़ॉल्ट पेज से रन कराऊँ, सारे एग्जीक्यूट होंगे। क्यों? क्योंकि सबके साथ मैंने जोड़ दी मास्टर पेज। मैंने उस प्रोडक्ट पेज को भी ऐड कर दिया इसके अंदर। नहीं, प्रोडक्ट पेज जब खुलेगा तो उसके साथ भी होम आएगा, कॉन्टैक्ट, अबाउट आएगा, प्रोडक्ट आएंगे और कॉन्टैक्ट अस भी आएंगे। बाकी मैंने भी कॉन्टैक्ट अस पे, प्रोडक्ट वाले पेज पे कोई प्रोडक्ट नहीं डाला है, खाली पड़ा है अभी। लेकिन देखो एप्लीकेशन का नाम चेंज हो गया। होम पे मैं क्लिक करता हूँ तो होम के पास साथ भी प्रोडक्ट का पेज आ रहा है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तभी भी प्रोडक्ट का पेज आ रहा है, और कॉन्टैक्ट ये अब अबाउट पे करता हूँ तब भी आ रहा है, कॉन्टैक्ट पे कर रहा हूँ तब भी आ रहा है, एंड प्रोडक्ट में भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? मैं कुछ भी चेंजेस अगर मास्टर पेज पे करता हूँ तो वो क्या होता है? डायरेक्टली सारे पेजेस पे रिफ्लेक्ट कर देगा। और कोई नया पेज अगर आप बनाते हो तो आपका डिज़ाइन एलिमेंट आपको बनाने की उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंटेंट डालना है। कंटेंट किसका? अब प्रोडक्ट का कंटेंट मुझे डालना है यहाँ पे।
तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से क्लोज़ करोगे, स्टॉप हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। अब आप अपने आ जाओ प्रोडक्ट वाले पेज पे। प्रोडक्ट का पेज मेरे पास ये है, इस पेज पे मैं कंटेंट डालना चाहता हूँ यहाँ पे, तो इस प्रोडक्ट को में कंटेंट मैं कैसे डालूँगा, यहाँ पे जाके मैं एंड पे जाके इसके टैग के अंदर आ जाऊँगा। ये जो कंटेंट आईडी है आपका, इस टैग के नीचे आ जाओ और यहाँ पे आपको जो भी ऐड करना है, आपको यहाँ से ऐड करना है, यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप डिज़ाइन में चले जाओ। देखो ये डिज़ाइन में आ गया, डिज़ाइन में देख रहे हो आपका कर्सर लॉक है, क्योंकि ये जो पार्ट बना हुआ है वो किसके थ्रू बना हुआ है, मास्टर पेज के थ्रू। यहाँ भी लॉक है क्योंकि ये वाला ही पार्ट किसके थ्रू बना हुआ है, मास्टर पेज के थ्रू। तो दीज पार्ट्स आर डिज़ाइन थ्रू मास्टर पेज। लेकिन जो ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, ये देखो ओपन है, जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कंटेंट प्लेस होल्डर, जहाँ पे आप अपना कंटेंट को रख सकते हो, जहाँ आप अपनी कंटेंट को यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको कंटेंट को शो कराना है, आप यहाँ पे कर्सर का पॉइंटर रखो। आपको क्या कंटेंट शो कराना है, आप चाहते हो आपकी कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो जाए, तो प्रोडक्ट को शो होने के लिए आपने क्या किया, टेबल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप यहाँ पे टेबल पे जाते हो, आप लिखते हो इंसर्ट टेबल, और आपको चाहिए, आपको 3 रोज चाहिए, और आपको लाइक कॉलम्स कितने चाहिए, आपको 6 कॉलम चाहिए, 6 रोज एंड 3 कॉलम्स कर देता हूँ मैं, 6 रोज एंड 3 कॉलम्स, 6 रोज एंड 3 कॉलम्स। मैं 3 प्रोडक्ट ऐसे 3 करके प्रोडक्ट रखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक टेबल बनाया। इस टेबल को बनाने के लिए हमें कोड लिखना पड़ता है, HTML में इसका कोड लिखना पड़ता है। पहले लिखना होता है टेबल के बाद फिर TR मतलब टेबल रो, फिर TD। कितने TD लिखनी है, 3, तो लिखना होगा TD फिर TR बंद। एक रो हो गया जिसके अंदर 3 कॉलम हो गए। उसी तरह से फिर दूसरा बनाना है तो लिखना होगा TR, फिर 3 TD लेने हैं, TD TR बंद। फिर लास्ट में मुझे बंद करना होगा टेबल को। तो ये एक कोड है जो कि HTML में आपको लिखना है। लेकिन अभी क्या किया मैंने, सिर्फ यहाँ पे 6 रोज एंड 3 कॉलम्स लेके जैसे मैं ओके करूँगा, आप देखोगे यहाँ पे टेबल आ गया, और बैकग्राउंड में जाके अगर सोर्स में देखोगे HTML की कोडिंग आ गई। जो मैंने आपको बताया था कि टेबल हो गया, एक TR हो गया, TD फिर TR बंद, फिर TR TD फिर TR बंद। उस तरह से क्या होगा, एक अपने आप बन के आ गया। आप इसको देख के समझ सकते हो कि उसकी HTML की कोडिंग क्या होगी, जो कि आपको ये ASP.NET आपको ये बना के दे रहा है ऑलरेडी। अब वापस आ जाते हैं, इसमें कुछ और डिज़ाइन एट्रीब्यूट मुझे ऐड करना है। सपोज कर लो ये मैंने जो टेबल ऐड किया है, इस टेबल को मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में अलाइन हो जाए। ये टेबल मेरा जो है वो, उसको मैं थोड़ा सा साइज़ इसका मैं छोटा करना चाहता हूँ, उसको सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ। तो मैं इसको सबसे पहले मुझे टेबल को सिलेक्ट करना होगा, और ध्यान रहे कि आपका टेबल ही सिलेक्ट हो, क्योंकि अगर आपका टेबल सेलेक्ट नहीं होगा तो फिर नहीं वर्क कर पाएगा। तो ये मैंने टेबल आपका सेलेक्ट कर लिया है। अब इस टेबल को आप चाहो तो यहाँ से सेंटर में कर सकते हो। ये मेरा टेबल हो गया है। अब इसको मैंने टेबल को यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट करके सेंटर में कर सकता हूँ। अगर आपने MS वर्ड में काम किया हुआ है तो MS वर्ड में, पावर पॉइंट में, जहाँ पे भी काम किया हुआ है, तो आपने जो भी फॉर्मेटिंग का जो ऑब्जेक्ट था वहाँ पे, वो यहाँ पे वही है। अगर आप वहाँ पे कभी आपने एक ब्लैंक शीट पे एक टेबल ऐड किया है ना, तो मैंने आपको जो बताया वही चीज़ है। अगर आप ध्यान करो तो वही चीज़ है जो आपने MS वर्ड में काम किया है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका डिज़ाइनिंग वही है जो आप, अगर आप MS वर्ड के अंदर में अगर आप पेज बनाना जानते हो, एक कैसे डॉक्यूमेंट टाइप किया जाता है और टेबल कैसे ऐड किया जाता है, उसके अंदर कैसे इमेज ऐड किया जाता है, तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। दिस इज़ जस्ट लाइक दैट। जैसे मैंने टेबल अभी ऐड किया, वही चीज़ था, वहाँ पे भी मेन्यू होता है टेबल, वहाँ से जाके टेबल ऐड करते हैं, जस्ट लाइक दैट। और अब मैं अगर सेंटर करना चाहता हूँ तो मैं उस टेबल को उसी तरह से छोटा करूँगा, और अलाइन में जाके अलाइन प्रॉपर्टी में जाके उसको क्या कर दूंगा, सेंटर जस्टिफाई। तो सेंटर जस्टिफाई किया तो मतलब क्या हो गया, टेबल आपका सेंटर में चला गया। गॉट इट। उसी तरह से सेम वही चीज़ है, वही फंडा है। अब इस टेबल के अंदर में मैं चाहता हूँ ये टेबल जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए, तो मैंने यहाँ पे उस टेबल को फर्स्ट वाले रो के पास गया मैं, और इसे बाहर आ गया, और मैं अपने टेबल को थोड़ा सा इस तरह से एंटर किया। एंटर मतलब क्या किया, BR, ब्रेक रो। मैंने 4 बार एंटर किया है, तो यहाँ पे एक सोर्स में जाके देखोगे 4 बार BR आ गया। ब्रेक रो को ब्रेक, थोड़ा सा टेबल को मैंने नीचे एडजस्ट किया है, तो उस तरह से ये रो को ब्रेक कर दिया।
और यहाँ मैं चाहूँ कि यहाँ पे कुछ मैं प्रोडक्ट्स वगैरह अपने लगा सकता हूँ तो मैं ले सकता हूँ। यहाँ ये टेबल है मेरा, इसमें कोई भी मेरा प्रोडक्ट आ सकता है। एक इमेज लगाऊंगा, इमेज में अपने प्रोडक्ट लगाऊंगा। या मैं सपोज कर लो इसको मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ, लाइक कुछ लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए क्या किया, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी ले लिया सबसे कॉलम। फिर नेम लेना है मुझे, फिर मैंने नेम ले लिया। फिर मैंने कुछ, मुझे क्या लेना है, क्वांटिटी, क्वांटिटी ले ली। फिर मुझे रेट लेना है, मैंने रेट ले लिया। रेट के बाद मुझे लेना है और प्रोडक्ट का की इमेज लेनी है, मैंने इमेज ले ली। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ कॉलम्स ले लिए इसके। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस लेने हैं जहाँ पे मैं प्रोडक्ट की आईडी डाल पाऊँ। प्रोडक्ट की आईडी को डालने के लिए मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, एक एरिया चाहिए जहाँ पे मैं प्रोडक्ट की आईडी डालूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, टूल्स में जाऊँगा। टूल्स में जाके मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। पहले जो मैंने आपको कल बताया था कि एक टूल बॉक्स होता है जहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ टूल्स होते हैं, जिसमें आपका स्टैंडर्ड हो गया, डेटा हो गया, वैलिडेशन, जो मैंने आपको कल बताया था वैलिडेशन। ठीक है, उसमें देखो एक HTML है, ये वाला जो, इसको छोड़ के जितने भी कंट्रोल्स हैं सारे सर्वर साइड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेना है जो कि क्लाइंट साइड नहीं लेना है, मुझे सर्वर साइड लेना है। तो मैं स्टैंडर्ड में जाऊँगा और स्टैंडर्ड में जाके यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे मैंने कर्सर का पॉइंटर वहाँ रखा और यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगा, जहाँ भी कर्सर का पॉइंटर होगा वहाँ पे आ जाएगा। या दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको यहाँ चाहिए तो आप यहाँ से इसे ड्रैग करोगे एंड यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। जो आप यहाँ कर रहे हो उसका ऑटोमेटिकली कोड जनरेट हो रहा है, कहाँ पे, सोर्स के अंदर। अगर आप यहाँ पे सोर्स में जाके देखोगे तो जो मैंने अभी लिखा है वो HTML का, जो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया था, उस टेक्स्ट बॉक्स का कोड जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इम्पोज हो गया। दिस इज बिकॉज ऑफ ASP.NET टेक्नोलॉजी। उसी तरह से आपको और भी टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए तो यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ से ऐड कर सकते हो इस तरह से। अब मुझे लास्ट में एक बटन चाहिए सबमिट के लिए, तो मैं ऊपर आता हूँ स्टैंडर्ड में ही, यहाँ पे देखो बटन लिखा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो बटन आ गया। तो एक तरह से ये फॉर्म मैंने डिज़ाइन कर लिया प्रोडक्ट का मैंने फॉर्म डिज़ाइन कर लिया। तो जितने भी आपके एप्लीकेशन के अंदर में टेबल्स वगैरह होंगे उसके हिसाब से आपको इसी तरह से फॉर्म्स डिज़ाइन करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको इसकी नेमिंग करनी है। जो भी फॉर्म आप डिज़ाइन करते हो उसका एक अपना नाम होगा, जो भी आपने कंट्रोल प्लेस किया उसका एक नाम होगा। बट ये नाम जो है वो तो ऐसे ही है जो कि हमारे इन्वायरमेंट ने दिया है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3। इससे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए लिया है। तो जिसके सामने मैंने जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है उसके नाम का और आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दो। जैसे मैं पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स किसके लिया है, प्रोडक्ट आईडी के लिए, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा, किसके, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाऊँगा। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ प्रॉपर्टी में जाके मैंने जो इसकी आईडी थी ना, इसकी आईडी मैंने चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी, मैंने लिखा TXT इसलिए लिखा क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स था, TXT PID प्रोडक्ट आईडी, जिसको आप समझ सको कि वो क्या है। ठीक है, उसी तरह से सारे के नाम, सबके नाम चेंज करोगे। फिर उसी तरह से बटन्स आपके पास आ जाता है, तो बटन को चेंज करने के लिए आपके नाम बटन सेलेक्ट करोगे और बटन की प्रॉपर्टीज़ में जाके बटन की प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। यहाँ लिखा आपने बटन सबमिट, तो BTN submit is the name of button, BTN submit is the name of button and the text is submit, text is submit। टेक्स्ट जो दिखेगा यूज़र को वो ये है और नाम जो है इसका वो ये है। अगर मैं इस बटन पे डबल क्लिक करूँगा तो जो अब मैं कौन से पेज पे चला जाऊँगा, सर्वर साइड के पेज पे, क्योंकि जो इसका मैकेनिज्म होगा, जो कोड होगा वो सर्वर साइड के पेज पे होगा। तो whenever I click on this button, the trigger will fire on the server side page. The server side page is this, in which I have some codes. ये एक मेथड है, एक प्रोसीजर है जिसके अंदर आप ये कोड लिखोगे, कुछ भी लिखोगे। तो इसका देखो नाम क्या आया, BTN सबमिट आया,
अगर मैं नाम नहीं चेंज करता तो उसका नाम क्या आता, बटन 1 आता, बटन 2 आता, तो ये आप उससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कि कौन सा बटन किसका है। तो उसी तरह से क्या करना है, आपको पहले पेज को डिज़ाइन को समझना है, पहले पेज के डिज़ाइन को समझना है। और यहाँ पे कुछ भी अगर आप डिज़ाइन में ऑल्ट्रेशन करते हो, जैसे अभी अभी हम लोगों ने कुछ डिज़ाइन में ऑल्ट्रेशन किया था इस प्रोडक्ट वाले पेज पे, तो देखो ऑटोमेटिकली आपका जो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल होगी उसके अंदर में ऑटोमेटिकली इसका रिफ्लेक्शन चला जाता है। मैंने बूटस्ट्रैप की फ़ाइल तो नहीं खोली थी, लेकिन यहाँ बूटस्ट्रैप की फ़ाइल bootstrap.cs फाइल खुल गई और उसके अंदर में जो मैंने अभी अभी चेंजेस किए थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर गए। तो ये आपको ऑटोमेटिकली होगा, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप सेव कर लिया करो जब भी अगर आप होता है तो इस तरह से आप पेजेस बना सकते हो। अब देखो मैं इसे रन कराता हूँ, तो जो आपका प्रोडक्ट का पेज अभी आपने नया बनाया था उस प्रोडक्ट के पेज पे आपके पास क्या आ गया, वो सारी चीज़ें आ गई। दिख रहा है आपको, ये सारे हमारे फॉर्म्स आ गए, ये प्रोडक्ट वाले पेज पे आ गया। कॉन्टैक्ट अस का वही सेम था जो कॉन्टैक्ट अस पे कुछ नहीं था, होम है, अबाउट है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखा आपने, हमने कंटेंट पेज मास्टर पेज के थ्रू में हमने कैसे डिज़ाइन किया है इसको और कंटेंट पेज कैसे बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ट्राई करो पहले, एक आपने कंटेंट पेजेस, कई सारे कंटेंट पेज जो आपके टेबल्स वगैरह हैं, कुछ टेबल के एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, और नहीं तो अगर सिनॉप्सिस में जितने भी टेबल्स हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे कंटेंट पेज बना सकते हो।